हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की ये वीडियो होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन लिमिटेशन एक्ट के कुछ वन लाइनर्स और पूरी उम्मीद है कि जितने भी लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं वन लाइनर्स में से आएंगे। साथ ही क्योंकि ये ओपन बुक टेस्ट है तो इसके लिए चाहिए क्या कि आपके पास सभी बेयर एक्ट्स तो एग्ज़ाम में होंगे ही। अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है वो उस बेयर एक्ट के किस पार्ट में फॉल करता है। क्या वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है या फिर वो किसी प्रोविजन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, बुक ओपन करनी है, आंसर फाइंड आउट करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर है ये आपको आपके बेयर एक्ट में से चूज़ करना है। अब जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस तरह के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर उन्होंने पहले कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना किए हों। तो इसके लिए चाहिए क्या कि आपकी सभी बुक्स जो कि एग्ज़ाम में आपके पास अवेलेबल होंगी आपके पास घर में भी अवेलेबल होंगी। तो आप एक टाइम पीरियड फिक्स कीजिए, जो भी आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा, लाइक 2 घंटे 3 घंटे जो भी आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है उतना टाइमर सेट कीजिए। सारी बुक्स अपने पास रखिए और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए उसी टाइम फ्रेम में। आपको करना क्या है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन को देखना है और आपके पास जो बेयर एक्ट्स हैं उनमें से उस आंसर को फाइंड करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाएंगे कहाँ से, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.thegolegal.com। वहाँ पे आपको पिछले सभी एग्ज़ाम जो AIB के हुए हैं, AIB 4 से लेकर 16 तक सभी क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जिसकी जो लिंक है वेबसाइट की वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या फिर सिंपली आप विजिट कर सकते हैं www.thegolegal.com। चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर। फर्स्ट आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर जो फर्स्ट वन लाइनर है वो है जो लिमिटेशन एक्ट है वो 1963 का एक्ट है। इसमें 32 सेक्शंस हैं। ये एनफोर्स में आया था 1 जनवरी 1964 को। अब देखिए नेक्स्ट आ जाइए फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 पे। ये कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो एक प्रोसीजरल लॉ है। बेसिकली आपको जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन में दिया होगा कि लिमिटेशन एक प्रोसीजरल लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, किस तरीके का है, तो आपको वहाँ पे मार्क करना है ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजर बताता है। या फिर आप कह सकते हैं ये लेक्स फोरी है, ठीक है। ऑप्शन में ये वर्ड भी हो सकता है कि लिमिटेशन एक्ट क्या है, लिमिटेशन एक्ट लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ द फॉरम, ठीक है। फॉरम मीन्स कोर्ट का लॉ है। सेकंड है अगर आप सेकंड पढ़ेंगे कि सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो मैंडेटरी हैं। अब पता होना चाहिए सेक्शन 3 क्या है। अब इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सिर्फ AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप आपका लिमिटेशन एक्ट का बेयर एक्ट खोलेंगे तो जो सेक्शन नंबर 3 है वो है बार ऑफ लिमिटेशन। वो बेसिकली बताता है कि किन सेक्शंस में किस तरीके का बार लगेगा। अब इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे। ये कहते हैं सेक्शन 3 का जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी है, ठीक है। यानी लिमिटेशन का जो बार है वो मैंडेटरी है, लगेगा ही लगेगा। दूसरा फर्स्ट जो इसका स्टार पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। ये कहते हैं एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। क्या कहा कि आपको एक लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है कि आपको कोई सूट 3 साल में फाइल करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको 3 साल में ही फाइल करना है। अगर आप 3 साल के बाद फाइल करेंगे तो वो डिसमिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। ये कहते हैं बार ऑफ लिमिटेशन किस पर अप्लाई होता है। देखिए बार ऑफ लिमिटेशन जो है वो अपील पर भी लगता है, सूट पर भी लगता है और एप्लीकेशंस पर भी लगता है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। स्क्रीन पर आप देखेंगे तो जो पॉइंट नंबर 3 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो थोड़ा सा डार्क किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। स्टार पॉइंट पार्ट 2 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डील्स विद। पार्ट 2 कैसे, इसके लिए भी आपको करना क्या है, सीधा आपके बेयर एक्ट का जो इंडेक्स पोर्शन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा होगा
पार्ट 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किससे डील करता है, आपको इंडेक्स खोलना है, देखना है पार्ट 2 क्या है। तो पार्ट 2 अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो वो डील करता है सूट, अपील और एप्लीकेशन से। अब ये जो डबल स्टार है इसको देख लेते हैं। डबल स्टार पे ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं वेयर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड for any suit appeal application expires on the day when the court is closed, the suit appeal application may be instituted, preferred or made on the day when the court reopens। ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सूट फाइल करने कोर्ट में गए और उस दिन कोर्ट बंद है और वो आपका लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन है, तो आप सूट कब फाइल करेंगे, जब कोर्ट खुलेगी। और ये आपको कहाँ दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 4 में। और ये क्वेश्चन 101% आपको पेपर में मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ AIB का ही नहीं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे, या तो पूछ लेंगे सेक्शन नंबर 4 में क्या है, तो सेक्शन 4 क्या है कि जब आपका प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सपायर हुआ है तो कोर्ट क्लोज है, तो अगर कोर्ट बंद है तो जिस दिन कोर्ट रीओपन होगी उस दिन ये सूट फाइल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन लाइनर है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बेसिकली सेक्शन 12 से डील करता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सप्लेन करूँगी सेक्शन 12 मेन इस वन लाइनर में क्या है कि आपने अपील, रिव्यू या रिवीजन के लिए अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करना है, उस अपील में जाने के लिए, रिव्यू या रिवीजन में जाने के लिए आपको नीचे ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की कॉपी चाहिए होगी। तो जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में जितना टाइम लगा है वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी वो टाइम नहीं गिना जाएगा उस लिमिटेशन पीरियड को काउंट करने में। उसके बाद स्टार आप देखेंगे तो ये कहते हैं टाइम रिक्विजिट अंडर सेक्शन 12 क्लोज टू ऑफ लिमिटेशन मीन्स, जो हमने ये डिस्कस किया ना कि अपील, रिव्यू या रिवीजन में जाने के लिए जजमेंट की कॉपी ऑब्टेन करने के लिए जितना टाइम लगा वो नहीं गिना जाएगा, यानी वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये जो टाइम रिक्विजिट वर्ड सेक्शन 12 में लिखा हुआ है इसका मतलब है मैक्सिमम टाइम। उसके बाद आप देखेंगे सेकंड स्टार, ये क्या कहते हैं, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन अपील द टाइम रिक्वायर फॉर टेकिंग द कॉपी ऑफ द डिक्री और जजमेंट इज एक्सक्लूडेड। सेम वही बात जो कि हमने मेन पॉइंट में पढ़ी थी कि जितना टाइम लगा जजमेंट की कॉपी को ऑब्टेन करने में वो टाइम नहीं गिना जाएगा, यानी वो टाइम एक्सक्लूड होगा। तभी एक्सक्लूड होगा जब आपने जजमेंट की कॉपी लेने के लिए एप्लीकेशन लगा दी है। अगर आप कहो मैंने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई है फिर भी एक्सक्लूड हो जाए तो वो नहीं होगा। थर्ड स्टार पॉइंट देखेंगे, ये कहते हैं सेक्शन 13। आप सेक्शन 13 को डायरेक्टली बैरेक्ट से देखेंगे तो सेक्शन 13 में इन्होंने बात करी है, मैं बैरेक्ट से पढ़ रही हूँ, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केस वेयर द लीव टू स्यू अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा होगा क्वेश्चन में कि सेक्शन 13 किस पर अप्लाई होता है, सेक्शन 13 पॉपर पर अप्लाई होता है। अब बात आती है पॉपर क्या होता है, वो होता है इंडिजेंट पर्सन। बाकी आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि सेक्शन 13 किस पर अप्लाई होता है, पॉपर पर, और ये वर्ड आपको इंडेक्स से ही मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ये कहते हैं डिले इन फाइलिंग द सूट। अगर सूट फाइल करना है तो डिले कहाँ पर कंडोन होती है, तो डिले लिमिटेशन एक्ट में कंडोन नहीं होती। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो कंडोन होगी ऑर्डर 7 रूल 6 में। ध्यान रखें वर्ड लिखा है सूट। अब ऐसा क्यों है, आप इंडेक्स देखेंगे तो इन्होंने बोला है सेक्शन नंबर 5 में एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि जो सेक्शन 5 है ना वो सूट पर नहीं लगता, यानी कॉन्डोनेशन अगर एप्लीकेशन में करवानी है तो आप लिमिटेशन एक्ट में कराएंगे, पर अगर सूट में डिले है तो फिर वो कंडोन होगा ऑर्डर 7 रूल 6 यानी CPC में। ठीक है, नेक्स्ट स्टार है, 5th का स्टार पॉइंट है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अ माइनर इंक्लूड अ चाइल्ड इन द वोम। अब ये कैसे है, आपसे पूछेंगे सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में माइनर में कौन इंक्लूडेड है, तो जब आप डायरेक्ट सेक्शन पढ़ेंगे तो सेक्शन में क्लियरली लिखा हुआ है कि माइनर का मतलब है वो चाइल्ड जो मदर की वूम में भी है, उसे भी आप माइनर ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कहते हैं द फ्रॉड कंटेम्पलेटेड बाय सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट इज दैट ऑफ, जो फ्रॉड है वो
किसने किया गया फ्रॉड माना जाएगा, तो ये होगा डिफेंडेंट। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डिफेंडेंट। सेक्शन 17 से सिर्फ इतना ही आएगा। आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉड का सेक्शन कौन सा है, 17, वो आपको इंडेक्स से ही पता चल जाएगा, और ये वो फ्रॉड कौन सा है जो कि डिफेंडेंट ने किया। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है स्टार पॉइंट। सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट टेक्स विद इन इट्स एम्बिट कंसीलमेंट, फ्रॉड एंड मिस्टेक। यानी सेक्शन 17 किस किस पर अप्लाई होता है, जहाँ पे किसी फैक्ट को कंसील किया हो, कोई फ्रॉड की हो या बाय मिस्टेक हो। ठीक है, तो सभी पे सेक्शन 17 लगता है। डबल स्टार देख लेते हैं। सेक्शन 17 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट टेक विद इन इट्स एम्बिट। सेक्शन 17 किस पर अप्लाई नहीं होता, तो ये अपील पर अप्लाई नहीं होता। अब बात आती है ये हमें कैसे पता चलेगा। जब आप सेक्शन 17 को पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा होगा कि सेक्शन 17 सूट पर लगता है, एप्लीकेशन पर लगता है, तो आपने वहीं से फाइंड आउट कर लिया कि सूट पर लगता है, एप्लीकेशन पर लगता है, तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस पर नहीं लगेगा, अपील पर नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद से ही जज करना होगा। और मैं बार बार इस चीज़ के लिए कहूँगी कि अगर आपने पहले कभी MCQs अटैम्प्ट नहीं किए हैं, आप फर्स्ट टाइम AIB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं MCQs की फॉर्म में, तो आपके लिए बेटर होगा कि आप प्रीवियस ईयर को अटैम्प्ट करके ही जाएं। ठीक है, और साथ ही अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7। ये कहते हैं पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग स्टैंड स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर इज एक्सक्लूडेड। ये सीधा का सीधा आपसे सेक्शन से पूछा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे सेक्शन नंबर 15 आपके पास डायरेक्ट होगा, ओपन कीजिए। सेक्शन 15 है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बोला इंजंक्शन के लिए। अब इंडेक्स से आपको नहीं पता चला, पर जब आप सेक्शन 15 को डायरेक्ट से पढ़ेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि इंजंक्शन के केसेस में जो है वो सेक्शन 15 लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट है नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट the easement right over the property belongs to court are acquired by a continuous and uninterrupted user। अब यहाँ पे लिमिटेशन पीरियड दे दी सेक्शन 25 में। अब आपको करना क्या है, डायरेक्ट आप सेक्शन 25 पे जाइए और वहाँ देखिए कितना लिमिटेशन पीरियड दिया है। वहाँ 2 लिमिटेशन पीरियड होंगे, उनमें से आपको देखना है कि इन्होंने क्या पूछा है, ईजमेंट राइट ओवर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू कोर्ट एक्वायर्ड बाय कॉन्टिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड यूजर। तो इस केस में आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वो ईजमेंट कब क्रिएट होता है, जब 30 साल तक उसको यूज़ किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। ये कहते हैं अंडर सेक्शन 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट द पार्ट पेमेंट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट। ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट से क्वेश्चन है। ये भी आपको इंडेक्स से नहीं मिलेगा, आपको सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 19 एक्नॉलेजमेंट से है। एक्नॉलेजमेंट कैसे, कि आपने किसी से पैसा लिया हुआ है, जिस दिन आप उसकी पार्ट पेमेंट करेंगे ना, वहाँ से एक नया प्रेस्क्राइब पीरियड रन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने यही बात पॉइंट नंबर 9 में करी है कि जिस दिन से आप पेमेंट करेंगे वहाँ से एक नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 है द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिव्यू। रिव्यू का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 30 डेज। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ही लर्न कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट 10th का ही एक पॉइंट है, मैंडेटरी इंजंक्शन की जो डिक्री है वो कितने टाइम में एनफोर्स कराई जा सकती है। सो आंसर इज 3 years। ठीक है, तो जहाँ पे भी लिमिटेशन पीरियड होगा आपके लिए बेहतर होगा कि आप उसे लर्न कर लें। ठीक है, या फिर आप पीछे आप लिमिटेशन एक्ट में अगर फाइंड आउट कर सकते हैं तो एंड में दिए हुए हैं हमें ये लिमिटेशन कि किसके लिए कितना लिमिटेशन है, आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। पर बार बार मैं यही बात कहूँगी कि ये तभी आप ढूंढ पाएंगे एग्जाम में जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट है द जनरल रूल इज दैट द लॉ ऑफ लिमिटेशन ओनली बार्स द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश द राइट इटसेल्फ। ये रूल है, ठीक है, कि लिमिटेशन एक्ट हमारी रेमेडी को रोक देता है पर हमारे राइट को ख़त्म नहीं करता है। पर इसकी एक्सेप्शन कहाँ दी हुई है, सेक्शन 27 में। अब ये भी आपको तभी समझ में आएगा कि किस तरीके से, जब आप बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे।
पर अभी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कोटेशन ध्यान रखिए कि ये जो कोटेशन है किससे डील करती है, सेक्शन 27 से। और बार बार मैं ये बात कर रही हूँ कि ये जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं। ये किसी भी जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के लिए नहीं है, क्योंकि उनके लिए इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, प्रोविजन फॉर सूट for which the prescribed period is shorter than the period prescribed by the Indian Limitation Act is contained in section 30। सेम ये भी इंडेक्स से क्वेश्चन है जहाँ पर सूट के लिए प्रेस्क्राइब्ड पीरियड कम है। ये कहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 30 में। ये अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो मार्जिनल नोट है यानी सेक्शन की जो हेडिंग है वहीं से आया है। आपको डायरेक्ट फटाफट से बैरेक्ट का इंडेक्स देखना है और आपको वहाँ से ही आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 13, अ सूट टू रिडीम और रिकवर पोजेशन प्रॉपर्टी मोर्टगेज कैन बी ब्रॉट बाय द मोर्टगेजर विद इन अ पीरियड ऑफ, मतलब ये बेसिकली यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि रिडम्पशन का सूट फाइंड करना है, मोर्टगेज दी हुई है प्रॉपर्टी किसी को, तो कितने टाइम में फाइल किया जाता है, इसके लिए टाइम पीरियड होता है 30 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट 13 का पेज नंबर 3 पर आ गए हैं हम। फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, ये कहते हैं बाय अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजीशन फ्रॉम द टेनेंट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज, जहाँ पर मकान मालिक को टेनेंट से, किराएदार से पोजीशन रिकवर करना है तो वहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा, 12 ईयर्स। ठीक है, याद कर लीजिए ये। बाकी आप चाहें ढूंढना है कोई नया लिमिटेशन आ जाता है तो बैरेक्ट के एंड में एक चार्ट दिया होगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, इफ अ सूट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल कोज ऑफ एक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल बिगिन टू रन द डेट व्हेन द राइट टू स्यू फर्स्ट अक्रू। ये क्या कहते हैं कि एक सूट में बहुत सारे कोज ऑफ एक्शन हैं और हर कोज ऑफ एक्शन पे, जैसे कि सीपीसी अगर आपने पढ़ी होगी तो हर कोज ऑफ एक्शन पे हम एक नया सूट फाइल कर सकते हैं। एक ही सूट में मल्टीपल कोज ऑफ एक्शन है, तो कब से आप कहेंगे कि लिमिटेशन पीरियड रन करना स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट कोज ऑफ एक्शन जब से स्टार्ट हुआ तभी से। ठीक है, स्टार पॉइंट 14 का, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द डे फ्रॉम विच द पीरियड इज टू बी रिकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। ये हम पहले कर चुके हैं सेक्शन 12 को, कि जो फर्स्ट डे होता है उसको हम नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो आपको यही ध्यान करना है, जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया है ना, फ्रॉम द डे विच सच पीरियड इज रिकन्ड, रिकन्ड मतलब जो फर्स्ट डे है वो एक्सक्लूड होता है, और ये सेक्शन 12 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। यहाँ पे डायरेक्ट बैरेक्ट से इंडेक्स से क्वेश्चन है। 13 क्या डील करता है, 14 क्या डील करता है, 15 में क्या है और 17 में क्या है। ठीक है, तो आप ये इंडेक्स से देख सकते हैं। और ये जो पोपर वाला है ना सेक्शन 13, ये आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16, ये कहते हैं एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रेशन अवार्ड हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ फाइलिंग ऑफ द अवार्ड। क्या है कि आपने आर्बिट्रेशन अवार्ड को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन लगानी है, तो जिस दिन आपको उस अवार्ड की नोटिस की सर्विस हुई है वहाँ से 30 दिन में आप करवा सकते हो, यानी जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 days है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 17 पॉइंट है, द लॉ ऑफ लिमिटेशन आर अ मीन्स ऑफ इंश्योरिंग प्राइवेट जस्टिस, सप्रेसिंग फ्रॉड एंड प्रिजरी, क्विकनिंग डिलीजेंस एंड प्रिवेंटिंग ऑप्रेसिव। किस केस में ये वर्ड हेल्ड किए सुप्रीम कोर्ट ने? सो आंसर हेयर इज मोती चंद वर्सेस मुंशी, AIR 1970, सुप्रीम कोर्ट 898। डायरेक्ट केस लो आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, ये कहते हैं द फॉलोइंग केसेस द नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वॉज रेलिवेंट बिफोर द एपेक्स कोर्ट। क्या है कि अभी हमने ऊपर भी डील कर रहा था, एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड 2 सेक्शन है, सेक्शन 18 और सेक्शन 19, और एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं ABC जो हमें केस लॉ दिए हैं, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये सभी एक्नॉलेजमेंट से डील करते हैं। फर्स्ट है शाहपुर फ्रीडम मजदा वर्सेस दुर्गा प्रसाद
चमारिया, सेकंड हो गया आपका प्रभाकरन वर्सेस एम आज़ादगिरी पिल्लई, थर्ड हो गया JC बुद्धिराजा वर्सेस चेयरमैन। ठीक है, ये सभी रिलेटेड है एक्नॉलेजमेंट से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 19, ये कहते हैं द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड अ सेल ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री इज, सेल को सेट असाइड करने की लिमिटेशन पीरियड कितनी है, 60 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड फॉर लिमिटेशन फॉर फाइलिंग डिफेमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा। डिफेमेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 1 ईयर। ठीक है, पॉइंट नंबर 20, ये कहते हैं एक्नॉलेजमेंट मेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज ऑफ नो इफेक्ट, सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। क्या कहते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट किया तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल देके मैं आपको सेट कर देती हूँ, ऐसे इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको पैसे दिए हुए, अब मेरे को अगर वो रिकवर करने हैं तो मेरे पास लिमिटेशन पीरियड है, जिस दिन से आप मना करोगे मैं वहाँ से 3 साल में फ़ाइल कर सकती हूँ। 3 साल के अंदर अंदर अगर आप मुझे कुछ पार्ट पेमेंट कर जाते हो तो वो 3 साल दोबारा रन करना स्टार्ट कर जाते हैं। पर अगर 3 साल के बाद आप मुझे कोई पार्ट पेमेंट करते हो तो वो दोबारा रन नहीं करेगा, यानी उस एक्नॉलेजमेंट का कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, यही कहता है सेक्शन 20। नाउ पेज नंबर 4, और ये लास्ट पेज है, फर्स्ट वन लाइनर है पेज नंबर 4 का 21। ये कहते हैं काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। काउंटर क्लेम किस दिन से फाइल किया हुआ माना जाएगा, जिस दिन आप काउंटर क्लेम करेंगे उसी दिन से। ठीक है, और ये सेक्शन 3 में दिया हुआ है। जब आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे काउंटर क्लेम भी है और सेट ऑफ भी है। तो काउंटर क्लेम आपका किस दिन फाइल किया हुआ माना जाता है, जिस दिन काउंटर क्लेम फाइल किया गया है। ठीक है, और सेट ऑफ माना जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, यानी जिस दिन सूट फाइल किया गया है उस दिन से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 22, ये कहते हैं एक्सपायरी पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेंडर्स द डेट अनएनफोर्सेबल। क्या है कि मैंने किसी से डेट लिया हुआ है, अब अगर उसे मुझे से रिकवर करना है तो जिस दिन मैं पैसा देने से मना करूँगी वहाँ से वो विद इन 3 ईयर्स फाइल कर सकता है सूट मुझसे वो रिकवर करने के लिए। ठीक है, अगर वो उस टाइम पीरियड में फाइल नहीं करता है तो फिर ये अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये बात करते हैं 22। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 23, ये कहते हैं द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज। रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज का लिमिटेशन पीरियड कितना है, 60 ईयर्स। ठीक है, आंसर होगा इसका 60 ईयर्स। पॉइंट नंबर 24, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रोवाइड्स इन केस नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम नहीं दिया गया तो फिर लिमिटेशन पीरियड होगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 25, ये कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन एज कंसीडर्ड इन लिमिटेशन एक्ट डज नॉट बार द रेमेडी इफ द सूट हैज इंस्टीट्यूटेड अंडर इंडियन डाइवोर्स एक्ट। क्या कहते हैं, लिमिटेशन में रेमेडी नहीं रुकेगी अगर सूट इंडियन डाइवोर्स एक्ट में, मतलब किसी और लॉ में सूट फाइल किया तो उस पर लिमिटेशन थोड़ी लगेगा, है ना, इसलिए। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ उनके अपने अलग लिमिटेशंस हैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट में, इसलिए वहाँ पर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। 26, ग्राउंड फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। किन ग्राउंड्स पर आप कंडोन करा सकते हो कि आप नहीं आ पाए कोर्ट में, किन ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 27, ये कहते हैं पार्टी हु प्रेज फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 5 has to establish that he was vigilant, no negligence on his part, no lack of bona fide on his part। क्या कहते हैं, एक पर्सन आ रहा है कोर्ट में कॉन्डोनेशन कराने के लिए कि मैं टाइम पर कोर्ट में नहीं आ पाया, उसे क्या क्या चीज़ें कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी। पहला तो मैं विजिलेंट था, मुझे नहीं पता था कि डिले हो रही है। दूसरा, मेरी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं था। तीसरा, कोई मतलब जो मेरी मालाफाइडी इंटेंशन नहीं थी, मैं बोनाफाइडी था तभी नहीं आ पाया, मतलब मैंने जानबूझकर नहीं किया ऐसा, ये सब उसे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 28, वेयर अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय 2 डिसेबिलिटीज वेयर 1 डिसेबिलिटी इज फॉलोड बाय अनदर विदाउट लिविंग द गैप देन सूट और एप्लीकेशन में बी फाइल्ड। क्या कह रहे हैं, एक बंदे को पहले मान लीजिए वो माइनर था, सूट नहीं फाइल कर पाया, जब वो मेजर हुआ तब उसे कोई और डिसेबिलिटी हो गई, वो अनसाउंड हो गया। तो इस केस में जब एक के बाद एक
डिसेबिलिटी आ जाती है तो सूट तब फाइल होगा जब दोनों डिसेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएंगी, यानी दोबारा से जब वो साउंड होगा तब वो अपना सूट फाइल करेगा। नेक्स्ट है 29, वेयर वंस द टाइम हैज़ बिगिन टू रन नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट। यानी कि एक बार जब अगर टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट हो गया उसके बाद जो भी डिसेबिलिटी होती है तो वो नहीं रुकेगी। ये कहाँ पे दिया हुआ है? सेक्शन 9 में। ये आपको डायरेक्ट इंडेक्स से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 30, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट किस पर नहीं लगता है? ये सूट्स पर नहीं लगता है। ये भी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सूट्स पर क्या लगता है? ऑर्डर 7 रूल 6। आई होप ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दे रही हैं, और अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जो भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं।